सम्राट अशोक इंटर कॉलेज बिघसड़ा छानबीन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, उसी चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं। तो आज का प्रश्न है, हमने मानव में पुरुष जननांगों के प्रकार तक पढ़ाया है। मानव में पुरुष जननांग कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका क्या कार्य है, हमने यहाँ तक पढ़ाया है। आज का प्रश्न है आपका, मानव में स्त्री जननांग कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका क्या कार्य है। आज का प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। आज का प्रश्न है, मानव में स्त्री जननांग कितने प्रकार का होता है तथा उनके क्या कार्य हैं। स्त्री जननांग, स्त्री जननांग। अब हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे मानव में स्त्री जननांग कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अंडाशय। पहला है अंडाशय, दूसरा है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। तीसरा है गर्भाशय। चौथा है भग। पांचवा है योनि। पांचवा है योनि। यही स्त्री जननांग के भाग हैं। अंडाशय, इसे अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। अंडाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। OVARY। इसे ओविडक्ट, OVIDUCT। इसको यूटेरिस, UTEREUS, यूटेरिस। भग वल्वा, VALVA, वल्वा। योनि वेजाइना, VAGINA, वेजाइना। ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरिस, वल्वा एंड वेजाइना, यही है स्त्री जननांग के भाग। अब इनके कार्य, देखिए। अंडाशय यह मादा में पाया जाता है, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि युग्मक किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में गैमीट कहते हैं। युग्मक, अंडाशय में युग्मक का निर्माण होता है तथा यह मादा में पाया जाता है। अब यहां बात आती है युग्मक। युग्मक हम बता दें आप लोगों को, स्पर्म, स्पर्म माने शुक्राणु, ओवा माने अंडा। यह नर में पाया जाता है और यह मादा में पाया जाता है। स्पर्म और अंडाणु अर्थात शुक्राणु और अंडाणु
दोनों का संयोजन होता है, तो जब दोनों शुक्राणु और अंडाणुओं का जहां पे संयोजन होता है उसी को क्या कहते हैं? युग्मक। उसी को क्या कहते हैं? युग्मक। विमोचित शुक्राणु विमोचित अंडाणु के मिलने की क्रिया को ही युग्मक कहते हैं, जहां पे दोनों का संयोजन होता है। तो यह युग्मक अंडाशय में निर्माण होता है। कहां निर्माण होता है? अंडाशय में। अब आपका दूसरा है अंडवाहिनी। दूसरा है आपका अंडवाहिनी। यह इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, चाहे अंडवाहिनी कहो चाहे फैलोपियन नलिका, ओविडक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन नलिका। अंडाशयों में निर्मित, अंडाशयों से निर्गत अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने वाली, यह गर्भाशय तक ले जाने वाली नलिका होती है। यह एक नलिका है जो युग्मकों को अर्थात यह एक वाहिनी की काम करती है, एक नलिका की काम करती है। तो अंडाशयों से निर्गत अंडाणु को, निर्गत, निर्गत मतलब आए हुए अंडाणु को, विमोचित अंडाणु जो प्राप्त अंडाणु होते हैं उसी कहते हैं निर्गत। निर्गत अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने वाली नलिका को ही अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। अर्थात अंडाणुओं को निर्गत, अंडाशय से निर्गत अंडाणु को गर्भाशय में ले जाने वाली यह एक नलिका है, या उसी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। इसी को कहते हैं अंडवाहिनी। यह मादा में पाया जाता है, क्योंकि स्त्री जननांग का यह भाग है, यह मादा में होता है। यह निर्गत अंडाणुओं को ले जाने वाली एक नलिका है। कहां तक ले जाती है? गर्भाशय में, गर्भाशय में पहुंचाती है। उसके बाद तीसरा है आपका गर्भाशय, यूट्रिस, जिसको यूट्रिस कहते हैं। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज, गैमेटोजेनेसिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। गैमेट माने होता है युग्मक, गैमेटोजेनेसिस माने होता है युग्मनज। युग्मनज, निषेचित अंडाणु तथा युग्मनज अंडवाहिनी से होकर इस थैली में पहुंचता है। गर्भाशय एक थैलीनुमी संरचना होती है। गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैली के आकार की होती है, जिससे निषेचित अंडाणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। गर्भाशय में पहुंचते हैं और किससे होकर के? अंडवाहिनी से होकर के। कहां से होकर के? अंडाशय से होकर के। अंडाशय से युग्मक का निर्माण अंडाशय में हुआ और यही युग्मक अंडवाहिनी से होते हुए कहां पहुंचता है? गर्भाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? गर्भाशय में। गर्भाशय में पहुंचता है तथा इसकी दीवार, गर्भाशय की दीवार में जाकर के वह युग्मक निषेचित शुक्राणु अंडाणु अर्थात युग्मनज चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है गर्भाशय की दीवार में। गर्भाशय की दीवार में यह चिपक जाता है और क्रमशः वृद्धि करता है, और वही वृद्धि करते हुए एक भ्रूण का निर्माण होता है। इसी गर्भाशय में क्या होता है?
भ्रूण का निर्माण होता है। और वही भ्रूण हमने अगले दिन आप लोगों को बताया था, प्लेसेंटा, इन प्लेसेंटा और प्लेसेंटा। व्हाट इज द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा किसे कहते हैं? गर्भस्थ शिशु। गर्भस्थ शिशु माता के शरीर में, माता के गर्भस्थ भ्रूण माता के शरीर में अपना पोषण ग्रहण करता है, अपना पोषण ग्रहण करता है, उसी भाग को कहते हैं इन प्लेसेंटा। तथा उसी के द्वारा यानी माता के शरीर में ही भ्रूण ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी ग्रहण करता है, जिससे वह जीवित रहता है तथा उसकी वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। उसी भाग को कहते हैं प्लेसेंटा। उसी भाग को प्लेसेंटा कहते हैं। तो यह गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होती है, और वृद्धि होकर के वह भ्रूण का निर्माण करता है, और वही भ्रूण धीरे धीरे एक शिशु बनता है, एक शिशु बनता है। और उसी गर्भाशय से समयानुसार एक नए संतति की उत्पत्ति होती है। इसी को कहते हैं गर्भाशय। अगला है आपका भव, वल्वा जिसे कहते हैं। योनि के बाहर का, योनि के बाहर के खुलने वाले भाग को भव कहते हैं। योनि के बाहर वाले खुलने वाले भाग को भव कहते हैं। जब तक यह योनि के बाहर का भाग नहीं खुलेगा, तब तक शुक्राणु अंडवाहिनी से होते हुए अंडाशय में जाकर के, जिसके माध्यम से वे गर्भाशय में पहुंचते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? भव कहते हैं। पांचवा है योनि, अंग्रेजी में इसे वेजाइना कहते हैं। गर्भाशय के मुख से बाहर, गर्भाशय के मुख से बाहर की ओर जाने वाली एक पेशीय नलिका है। इस प्रकार की है, यह एक पेशीय नलिका है जिसमें संकुचनशील होता है। यह फैलता है और सिकुड़ता है। संकुचनशील अर्थात यह एक पेशीय नलिका के रूप में होती है। इसी से होकर के, इसी योनि भाग से होकर के शुक्राणु कहां पहुंचते हैं? गर्भाशय में। कहां पहुंचते हैं? गर्भाशय में। यह था आपका पहला प्रश्न। अब इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है आपका परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। आपका दूसरा प्रश्न है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं तथा इसके महत्व को समझाइए। अब हेडिंग हम डालते हैं, परिवार नियोजन। यह है आपका हेडिंग, परिवार नियोजन। परिवार की परिवार नियोजन का अर्थ
या परिवार नियोजन की परिभाषा देखिए। परिवार की जन्म दर इस प्रकार नियंत्रित हो कि परिवार की जन्म दर इस प्रकार नियंत्रित हो कि परिवार सीमित रहे। परिवार सीमित रहे। परिवार का जो जन्म दर है वह नियंत्रित हो तथा उनका परिवार एक सीमित दायरे में हो, सीमित दायरे में हो और बच्चों के उत्तम जनन के बीच, बच्चों के उत्तम जन्म दर के बीच पर्याप्त समयांतर हो, पर्याप्त समयांतर हो, यानी समय का अंतर हो। अगर पहला बच्चा कम से कम 2 वर्ष का है तभी दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहिए। तो यही है समयांतर, यानी जन्म दर में समय का अंतर होना चाहिए जिससे परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सके। इसी को कहते हैं परिवार नियोजन। इसी को कहते हैं परिवार नियोजन, यानी परिवार के जन्म दर को नियंत्रित करना तथा एक सीमित दायरे में रखना और जन्म दर के बीच में समयांतर रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन के द्वारा ही बच्चे स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सकते हैं। ये तो था परिवार नियोजन का अर्थ। अब परिवार नियोजन का महत्व। परिवार नियोजन का महत्व, पहला महत्व है बच्चों का पोषण सही ढंग से होना। बच्चों का पोषण सही ढंग से होना, बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, बच्चों के रहन सहन पर ध्यान रखना, बच्चों के खान पान पर ध्यान रखना, बच्चों को उत्तम प्रकार से पोषण ग्रहण प्रदान करना, यही है परिवार नियोजन के महत्व। धन्यवाद। आज का प्रश्न, अब यह चैप्टर आज यहीं से समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। बंद करिए।